But this Atmanirbharta cannot be at the cost of nation's defense. Nation's defense comes first and foremost. And सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य रहता है आपसे बात करना, और किसी जरूरी मुद्दे पर आपसे बात करने में एक अलग ही ऊर्जा आती है। तो सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। सर एक बड़ा अहम पॉइंट, वाइस एयर चीफ मार्शल जो हैं एपी सिंह साहब, उनका एक बयान बहुत सुर्खियों में है कि आत्मनिर्भर भारत नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। उसी को लेकर मुझे बात आपसे करनी थी कि साहब ने क्या इंडिकेट करने की कोशिश की है, क्या बताने की कोशिश की है, क्योंकि इस वक्त लगातार हम तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2, तेजस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एएमसीएफ पर बात कर रहे हैं। उस चक्कर में स्क्वाड्रन की संख्या लगातार कम होती जा रही है और दूसरी तरफ टेंशन बढ़ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो जंग के बादल हैं वो लगातार घने हो रहे हैं। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी हुई है, तेज हुई है, और जिस प्रकार से चीन एलएसी पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मिलिट्री बेसिस को तैयार कर रहा है। उस बीच सर का बयान, एपी सिंह साहब का जो बयान है, इसे आप कैसे देखते हैं? सर क्या कुछ कहना चाहते हैं इशारों में? देखिए राजेश जी, एयर मार्शल एपी सिंह एक बहुत ही सीजन्ड नेविगेटर हैं, सीजन्ड फाइटर पायलट हैं, और उनके पास एक अच्छा खासा एक अनुभव है। और जब वो कोई बात कहते हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि एयरफोर्स के अंदर वो चीजें कुछ कमियां महसूस करी जा रही हैं, एयरफोर्स उन चीजों को सुधारना चाह रही है, और एयरफोर्स एज अ होल हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी का जो इशू है उसको भी एड्रेस कर रही है। यानी कि एयरफोर्स ये बता रही है कि आपको आज के वक्त में किन चीजों की आवश्यकता थी और वो चीजें कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं, और अगर वो समय पर प्रोक्योर नहीं होती हैं तो आपको किस तरह से खतरा हो सकता है। देखिए ये चीज डराने के लिए उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने ये बात एक हकीकत से रूबरू करवाया है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी है एपी सिंह साहब ने कि हमको दुनिया भर के आत्मनिर्भर भारत और जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, निसंदेह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि इस चीज की बहुत दिनों से आवश्यकता महसूस हो रही थी। हम कब तक विदेशी हथियारों पर डिपेंड रहेंगे, हम कब तक विदेशी कलपुर्जों पर डिपेंड रहेंगे अपनी सेना के लिए। तो एक ना एक दिन उसको भारत लेके आना ही है। लेकिन ये जब ला रहे हैं तो इसको ऑल ऑफ सडन नहीं कर सकते हैं, आपको एक बैकअप प्लान रखना पड़ेगा। फौज का जो मेरा एक्सपीरियंस है, और शायद आपने भी ये चीज अनुभव करी होगी कि फौज में हमेशा हर चीज का एक स्टैंड बाय सिस्टम रहता है, बैकअप रहता है, और बैकअप 1 बैकअप 2 भी रहता है। यानी कि कभी भी जंग का मैदान हो, चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो हम लोग, मिलिट्री ड्रिल कर रहे हो, हर चीज में आपको बैकअप प्लान लेके चलना पड़ता है। और यहाँ जब इतना बड़ा प्रोक्योरमेंट हो रहा है, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उस समय हमारी सरकार या हमारे जो भी हुक्मरान है या जो भी नौकरशाह हैं, उनको इस चीज को जरूर एड्रेस करना चाहिए कि इस ट्रांजिशन फेज में जब हम विदेशी आयातित हथियारों से आत्मनिर्भर हथियारों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये 10-15 सालों का जो एक ट्रांजिशन फेज रहेगा, इस फेज में हमको अपनी आवश्यकताएं कैसे पूरी करनी होंगी। हमें हथियारों की कमी नहीं होनी चाहिए, फाइटर जेट्स की कमी नहीं होनी चाहिए, नेवल शिप्स की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खतरा आपका कभी कम नहीं होने वाला है। खतरा बदलते वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। अब उसके लिए आपके पास बैकअप प्लान क्या था? आपके स्क्वाड्रंस, जैसा आपने बताया स्क्वाड्रंस की कमी हो रही है, तो आपके पास बैकअप प्लान क्या था कि उन स्क्वाड्रंस की कमी को फिलहाल हम कैसे पूरा करें? निश्चित तौर पर तेजस मार्क 1 के आने में डिले हो रहा है, और लेकिन उस डिले से आप इंडियन डिफेंस को की जो क्षमता है उसको कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों के ऊपर एयर मार्शल ने ध्यान दिलाया है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी था कि जब उस जगह से ये बातें निकल के आए तो शायद हमारे हुक्मरानों को ये समझने का मौका मिलेगा कि एक बैकअप प्लान की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है, विशेष करके एयरफोर्स में। ठीक है सर, 2-3 पॉइंट और डिटेल से समझाइएगा, क्योंकि ये वो वक्त चल रहा है जिस वक्त जानकारी आ रही है कि अमेरिका 404 इंजन को देने में कतरा रहा है। ये दूसरा आ रहा है कि जो राफेल की डसाल्ट कंपनी है वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं है। अब खबर आ रही है कि अमेरिका चाह रहा है कि आप उसे F-21 खरीद लें। हम कैसे देखें? उस बीच एपी सिंह साहब का ये बयान, लगातार प्रेशर, एक तरफ जंग के बादल जो हैं वो लगातार मंडरा रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम जो देश हैं जिनके साथ हमारे व्यापार हो रहा है, हथियारों को लेकर डील हो रही है, वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं है। हम यहाँ पर कैसे देखें सर?
मौजूदा हालात? देखिए राजेश जी, अभी जो हालिया रिपोर्ट आई थी बजट के जस्ट पहले कि भारत दुनिया के तमाम हथियारों के एक्सपोर्टर्स में शामिल हो चुका है। हम हमेशा से इंपोर्ट करते रहे हथियारों को, हमेशा से हवाई जहाजों को या तमाम टेक्नोलॉजीज को इंपोर्ट करते रहे। पहली बार भारत उस एलीट क्लब में टॉप 25 में पहुंचा है जब हम एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन हमको ये जी ध्यान जी। रखना पड़ेगा कि इस बिजनेस में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में हमारी सुरक्षा तो कहीं कंप्रोमाइज नहीं कर रही है। कहीं हमें जो हमारी जी ज़रूरतें हैं वो तो उनके ऊपर दबाव तो नहीं आ रहा है। तो यही सब चीज़ें समझने की हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपको इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है, आप अपने सामान को बेच पा रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिफेंस सेक्टर में ला रहे हैं, उनसे सामान बनवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दोहरी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो आप जिन लोगों से सामान ले रहे हैं, वो सामान कितने भरोसे का है। और देखिए डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर भरोसा के जी। साथ-साथ आपको एक्सपर्टाइज़ भी बहुत ज़रूरी है। और ये भी चीज़ ज़रूरी है कि वो जो एक्सपर्टाइज़ है वो आपके दुश्मन तक लीक ना होने पाए। तो अब जब आप एक एयरक्राफ्ट, राफेल एयरक्राफ्ट इंडिया भी खरीदता है, लीबिया भी खरीदता है, इज़राइल भी खरीदता है, तमाम देश खरीदते हैं। तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत उसमें सॉफ्टवेयर लेवल पर या मिसाइलों के लेवल पर सॉफ्टवेयर चेंज करके उनको हर एक देश इस्तेमाल कर रहा है अपने हिसाब से। लेकिन बेसिक जो कॉमन चीज़ है वो सबकी सेम है। यानी हमारे दुश्मन को भी मोटा-मोटी राफेल के बारे में पता है। एस-400 सिस्टम जी है, रशिया जो है भारत को भी दे रहा है, ईरान को भी दे रहा है, चाइना को भी दे रहा है। तो बिल्कुल एस-400 की सर। जो वीकनेस है, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, वो सबको पता है। तो इन सब जब आप दुनिया में इस तरह से व्यापार करते हैं हथियारों का, तो आप एक तरह से दुश्मन के सामने भी खड़े हो जाते हैं। दुश्मन को भी आपकी कमजोरियाँ पता लग सकती हैं। तो इन इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि भरोसा के साथ-साथ वो एक्सपर्टाइज़ और एक्सपर्टाइज़ के साथ-साथ आपकी टेक्नोलॉजी लीक ना होने पाए। इन तीनों चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब एपी सिंह साहब मुझे लग रहा है यही बात समझाना चाह रहे थे कि ये वो फ़ेज़ है जब हम एक तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आर्म्स एक्सपोर्टर बन रहे हैं। एक्सपोर्ट भले ही जी अभी हम एयरक्राफ्ट नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। अभी हमने जो भी तेजस बनाए हैं, हमें भविष्य में उसको हम विदेश में बेचेंगे, फिलहाल हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें। तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सरकार को एचएएल के ऊपर या तमाम उन एजेंसीज़ के ऊपर जो कि तेजस को बना रही हैं या जो उनके इंजन की डिलीवरी अमेरिकन कंपनी करेगी, उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा कि ताकि इस डिबेटेड फेज़ में जब हमारे पास स्क्वाड्रन्स कम हो रहे हैं, वहाँ पर तेजस को जल्दी से जल्दी पुश किया जाए, भारतीय सेना में लाया जाए। लेकिन उसकी जी। क्षमता के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। वो बेहतर एयरक्राफ्ट है, बेहतर एयरक्राफ्ट के रूप में उसको जल्द से जल्द इंडक्ट कर दिया जाए और वो भारत की सेनाओं की जो है सीमाओं की सुरक्षा करना शुरू कर दे। तो एक ये वजह होती है कि आपको जो प्रोक्योरमेंट होता है वो तेज़ चाहिए और बेहतर चाहिए। तो दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे लगता है कि एयर मार्शल एपी सिंह ने एक इंडिकेशन दिया है अपने जो नौकरशाहों को, अपने बाबुओं को, अपने सरकार को, ताकि वो इसके ऊपर काम करें और हमारी जो कमजोरियां हैं वो दुश्मन तक ना पहुंचने पाए, हमारी जो अच्छाइयां हैं वो हमारी ताकत बने और साथ ही साथ अगर वो हथियार हमारे खुद के बनाए हुए हैं तो वो ज्यादा बेहतर होंगे। तो इन सब चीजों पर एक समग्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है और शायद इसी के लिए इस चीज को आज छेड़ा गया है। जी, बस एक आखिरी पॉइंट मैं और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जो वायुसेना है लगभग 44 स्क्वाड्रन हमें चाहिए अगर टू फ्रंट वॉर की हम बात करते हैं, घटकर 30-32 के आसपास ये रह चुके हैं। ये पब्लिक डोमेन में जो जानकारी है, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। अब यही से मेरे सवाल हैं, क्या, क्योंकि अभी हाल में खबर आई कि F-21 114 अमेरिका चाह रहा है कि भारत के साथ मिलकर बनाए जाए और भारत में ही बनाए जाए, और तमाम कंपनियां दूसरी भी हैं जो अपने हथियार बेचने को तैयार हैं। क्या हम एएमसीए या तेजस का इंतजार करें या इस डील की तरफ हमें बढ़ना होगा? क्योंकि एक चीज तो है कि तकनीक हमारे पास, जो टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है वो उस लेवल की नहीं है, ये हमें मानना होगा। इंजन की बात हो चाहे दूसरी चीजें हो सर, इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि अमेरिका के दिए हुए F-16 पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास J-20, J-35 जैसे तमाम आधुनिक विमान आ चुके हैं। तो ये क्या एक चिंता का कंसर्न हो सकता है भारत के लिहाज से? निश्चित तौर पर चिंता कंसर्न है राजेश जी। देखिए जैसा आपने इंडिकेट किया कि भारत के पास आज की कंडीशन में 41-42 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए थे जो कि लगभग 30 और 31 के आसपास हैं अभी। यानी कि सीधे-सीधे आपको करीब 150 एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट आपके पास कम है। 150 एक बड़ा जी नंबर होता है। अब 150 कम क्यों हुए हैं? क्योंकि आपने मिग-21 की पूरी फ्लीट को स्टेज बाय स्टेज बाहर कर दिया है, उसको हटा दिया है। और हटाया इसलिए था क्योंकि आपको लग रहा था कि वो प्रोक्योरमेंट जल्दी से होगा और तेजस आ जाएगा। लेकिन उस जो एक गैप जो क्रिएट हुआ है मिग 21 के जाने के बाद और तेजस के ना आने पर,
ये जो इस गैप को फिल करना जरूरी था। मुझे लग रहा है पिछली सरकार ने जो एक सौदा किया था राफेल का 126 एयरक्राफ्ट का, वो अगर डील फाइनल होती तो 126 राफेल अगर हमारे पास आए होते तो शायद इस गैप को काफी हद तक भरा जा सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ओके। चेंज होती है, अलग अलग वर्ल्ड हथियारों की जो लॉबियां हैं वो एक्टिव होती हैं। गवर्नमेंट चेंज होने के जी। बाद वो राफेल का सौदा कट किया जाता है और हमारे पास सिर्फ 2 स्क्वाड्रन आते हैं। तो हालांकि वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन आज की जो क्षमता को देखते हुए मुझे लगता है कि 126 राफेल की डील को कैंसिल नहीं करना चाहिए था या उसको चेंज नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलिए, जो हो गया हो गया। अब कम से कम जो हमारे पास 150 एयरक्राफ्ट का गैप है उसको फिल करने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पर सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं, सिर्फ 4th जनरेशन 5th जनरेशन की बात नहीं, हमको जी। और एडवांस टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना पड़ेगा, हमको एआईज की तरफ जाना पड़ेगा, हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से हम बदलते वर्ल्ड सिनेरियो में अपने आप को एडजस्ट करवा सकें। तो इन सब चीजों पर जब हम जी। ध्यान देंगे तभी तभी हमको एक बेहतर आउटपुट मिल पाएगा और ये बहुत आवश्यक है। जैसा मैं कहता हूँ ना कि 15 साल का ट्रांजिशन फेज है। भारतीय सेना अपने आप को बदल रही है, जी। एयरफोर्स अपने आप को बदल रही है और इस बदलाव के समय हमको अपने इक्विपमेंट्स की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। 126 एयरक्राफ्ट का मैंने एग्जांपल दिया, इसको किसी तरह से फिल करा जाना चाहिए। जैसे आपने अमेरिका का उदाहरण दिया, तो आपको ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि अमेरिका जैसे देश बेसिकली व्यापारी देश हैं। कोई भी पश्चिमी देश व्यापारी देश है, जी। वो आपको व्यापार में उलझाना चाहते हैं। तो आपको अपनी जो प्राथमिकताएं हैं अपने हिसाब से तय करनी पड़ेगी। हमारी आज की रिक्वायरमेंट है 126 एयरक्राफ्ट की, तो हम 126 एयरक्राफ्ट लेकर के आए। बाद में फिर उसको इस तरह से उस डील को करें जिससे कि हमें फ्यूचर में उनसे ना लेना पड़े, तब तक हमारे तेजस तैयार हो जाएं। तो इस ट्रांजिशन को एक फेज वाइज मैनर में बेहतर करना चाहिए था और मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर अब दबाव पड़ेगा और सरकार इस ऊपर काम करेगी। ओके सर, चलिए, उम्मीद है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का ये दौर गुजर रहा है और सीधे सीधे तौर पे कहें तो वाइस चीफ एयर मार्शल सर की तरफ से यही कहा गया है कि सरकार आत्मनिर्भर के साथ साथ जो स्ट्रेंथ हमारी कम ना हो इसके ऊपर फोकस करे, क्योंकि किसी भी वक्त सिनेरियो ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया आपका, आप आए मेरे साथ जुड़े और तमाम बातों को आपने रखा इतनी बारीकी से। थैंक यू सर, जय हिंद इसके लिए। थैंक यू जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुपम, थैंक यू।